basis as well as for your this one chapter of evolution. Hanji Ayush, good evening. So first of all, let me tell you that please do use the mind map because वो आपके लिए काफी काम आ जाएगा. Like it will be super useful for you. तो फॉर एग्जाम्पल जब आप यहाँ पे माइंड मैप को आप यहाँ पे देखते हो तो कम टाइम के अंदर यू कैन सी ऑल द इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी. तो फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ओवर हियर आपके बैक्टीरियोफेज के कितने न्यूक्लियोटाइड आपके यहाँ पे है, इकोलाई के कितने न्यूक्लियोटाइड बेस पर आपको यहाँ पे मिल जाएगी. यू कैन सी ऑल दिस इन्फॉर्मेशन वेरी क्विकली. ये आपने यहाँ पे फटाफट देख लिया. देन ऑन द राइट हैंड साइड यू कैन लुक योर नाइट्रोजन बेस पेयर क्या होता है. दिस इज अ सिंपल थिंग. पिच ऑफ द हेलिक्स का लेंथ यहाँ पे कितना है, आपके दो बेस पेयर के बीच में आपका डिस्टेंस यहाँ पे कितना आ रहा है. सो दिस स्मॉल स्मॉल इंफॉर्मेशन आप जल्दी देख सकते हो. नेम ऑफ द साइंटिस्ट, किसने क्या किया था, कौन सी ईयर में किया था. राइट, डू दैट. आई वुड इवन रिकमेंड कि जब आप असाइनमेंट करने के लिए बैठते हो, असाइनमेंट स्टार्ट करने के पहले यू कैन डू ऑल दिस ड्रिल. आप ये सब आप यहाँ पे कर सकते हो. जैसे आपने हेलिक्स का पैकेजिंग आपने यहाँ पे देख लिया, यू कैन सी ऑल दिस नंबर्स ओवर हियर. राइट, सो इट वोंट टेक मोर देन 10 to 15 मिनट्स. इवन 15 मिनट ज्यादा कर रहा हूँ, 10 मिनट लगेंगे. फटाफट में यहाँ पे आप देख लो कौन से साइंटिस्ट ने क्या यहाँ पे किया था एक्सपेरिमेंट. राइट, जस्ट गो थ्रू, स्कैन कर लो फटाफट से, यहाँ पे नाम देख लो यहाँ पे, एंड देन यू कैन स्टार्ट द असाइनमेंट सॉल्विंग. यू कैन आल्सो डू दैट एज वेल कि हर्षी चेज ने यहाँ पे क्या कंट्रीब्यूट किया था. राइट, सो यू कैन डू ऑल दोस काइंड ऑफ क्विक स्कैन ओवर हियर. ये एक ज्यादा काम इसमें भी आता है जब आप पढ़ते हो ना, जैसे आपका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आप यहाँ पे हो गया, तो ऐसे टॉपिक में आपको काफी हेल्प करेगा ये, क्योंकि उसके अंदर आपके कई जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे हो गया. यू हैव नो सो मेनी नंबर्स ओवर हियर. 3.3 into 10⁹ बेस पर आपको यहाँ पे मिला आपका. दैट्स अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड यू हैव. कितना पैसा लगा था? $9 बिलियन यहाँ पे लग गए थे. कितने साल का प्रोजेक्ट था ये? 13 साल का प्रोजेक्ट था ये आपका. सो सच काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन आप बहुत फटाफट यहाँ से ग्रैब कर सकते हो. डोंट हैव टू स्कैन द एनसीईआरटी, आप फटाफट से करके आप आगे बढ़ सकते हो. सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, जैसे आपके यहाँ पे सेल एंड फीचर्स आपके हो गए, दीज आर ऑल वेरी की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. लार्जेस्ट जीन आपका कौन सा होता है, कितने टोटल जीन्स होते हैं, यू कैन गो थ्रू देम क्विकली एंड देन इट गिव्स यू दैट आइडिया कि हाँ ये मैं पढ़ चुका हूँ या मैं पढ़ चुकी हूँ. सो यू कैन डू दैट. प्लीज मेक श्योर यू गो थ्रू ऑल दिस काइंड ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑल द टाइम. ठीक है, चलो नाउ लेट्स डू वन थिंग. क्वेश्चन सॉल्विंग यहाँ पे करते हैं. So this is the first question we are going to start with. So idea is कि हम यहाँ पे हमारे solve करें कुछ bulk of question from molecular basis and evolution. So this is the first question we are going to start with. In bacteria, which enzyme catalyzes the transcription of all types of RNA? Enzyme आपको यहाँ पता है जिसकी वजह से आप यहाँ पे अपना करा पाते हैं अपने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन. So let me. हाँ जी मुस्कान बताइए क्या होगा इसके अंदर सही आंसर? सर ऑप्शन सी. कितना क्या लग रहा है आपको? सी ऑप्शन. सी ऑप्शन. हाँ. शगुन? सी ऑप्शन. बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया बेटा. ऑप्शन सी यहाँ पे नहीं आएगा. ए ऑप्शन. हाँ, अगर आप ट्रांसक्रिप्शन करना है तो आप आरएनए डिपेंडेंट आरएनए को यूज करके थोड़ी आप ट्रांसक्रिप्शन करते हो. आप किसको यूज करते हो? आप डीएनए को इस्तेमाल करते हो. सो व्हेन यू गो फॉर अ ट्रांसक्रिप्शन यू एक्चुअली हैव टू यूज अ डीएनए मॉलिक्यूल. तो यहाँ पे आपको जो एंजाइम हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, दिस इज द एंजाइम व्हिच आई विल बी यूजिंग ओवर देयर. याद है ना आपको, जब आप ट्रांसक्रिप्शन करते हो आप क्या करते हो? आपका डीएनए आपका लगा हुआ होता है आपका वहां पे, या फिर डीएनए व्हिच इज अटैच ओवर हियर, और इस डीएनए की मदद से आप बनाते हो अपने यहाँ पे एमआरएनए. उसको तो हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन. तो यहाँ पे आप क्या करते हो? आपका पॉलीमरेज आता है, पॉलीमरेज स्कैन करता है और उसमें से आपको बना के देता है आपका एमआरएनए. तो पॉलीमरेज इस्तेमाल किसको करता है? डीएनए को. पॉलीमरेज विल कम एंड यूज द डीएनए ओवर देयर. सो पॉलीमरेज विल कम, यूज द डीएनए मॉलिक्यूल एंड देन इट विल गिव यू द एमआरएनए. सो इट इज दैट इज व्हाई ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर. तो काफी कॉन्फिडेंस के साथ आप लोगों ने गलत आंसर दे दिया पहले ही क्वेश्चन का. सो इट इज गोइंग टू बी अ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज. उसकी मदद से ही आप अपने यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हो. अब एक और बात याद रखना, बैक्टीरिया के अंदर यू विल हैव ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज इज सीन. बैक्टीरिया के अंदर यू ओनली हैव ओनली वन टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, एक ही टाइप का आपको मिल जाता है. लेकिन जब मैं बात करता हूँ यूकैरियोटिक सेल के बारे में, व्हेन आई टॉक अबाउट आवर सेल्स, सो हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज 3 टाइप के होते हैं. आई होप आपको याद होगा. वी हैव आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 and 3, राइट? So different kind of RNA polymerase are been seen with us
एंड दोज आरएनए पॉलीमरेज आर द वन जो आपको अलग अलग टाइप के आरएनए आपको बना के दे रहे हैं। अगर आपको याद हो तो आपका आरएनए पॉलीमरेज 3 जैसे आपका होता है, आरएनए पॉल 3 जिसे हम बोलते हैं यहाँ पे, ये आपको टी आरएनए बना के देता था, टी आरएनए एस एन आरएनए आपको बना के देता था। देन वी यूज्ड टू हैव आरएनए पॉलीमरेज 2 जो आपको एमआरएनए बना के देता है। तो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो। सो याद रखना बैक्टीरिया के पास एक ही होता है, हमारे पास वी हैव 3 डिफरेंट काइंड ऑफ आरएनएस। एंड प्लीज दिस इज अ वेरी सिंपल थिंग, बेसिक थिंग यू हैव टू नो कि अगर आप ट्रांसक्रिप्शन कर रहे हो, द आरएनए पॉलीमरेज विल बी माय डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ध्यान रखना इस बात का। चलो, यू हैव द पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू, बी केयरफुल एंड गिव मी अ करेक्ट आंसर। बताओ इसके अंदर ए में क्या हो रहा है, बी में क्या हो रहा है और सी में क्या हो रहा है। टेल मी व्हाट इज हैपनिंग इन ए, व्हाट इज हैपनिंग इन बी एंड व्हाट इज हैपनिंग इन सी। रेज योर हैंड टू आंसर दिस। मुस्कान कुमारी, Sir, C option. चेतना, C option में. अभिषेक, सर ऑप्शन सी। अनुराधा, Option C. शगुन, C. शिखा, Option C. अंशिका शर्मा, Sir, B. सर मैं ऑप्शन हुस्न चेंज करना चाहता हूँ। ना हो गया, अब कुछ नहीं हो रहा। हुस्नवाज, हुस्नवाज ने भी यहाँ पे आंसर दिया है चैट। कोई बताएगा हुस्नवाज ने आंसर क्या दिया चैट के अंदर? सर बी B. ऑप्शन। B. Sir, B. People who have gone for C again got incorrect answer. वापस आप लोग का इनकरेक्ट यहाँ पे आंसर आ रहा है। अब देखो इसे ध्यान से, ए में आपके यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज माय इनिशिएशन, तो ये तो चलो आपके यहाँ पे ठीक है। बी जो आपका यहाँ पे है बेटा, यहाँ पे तो आपका टर्मिनेट हो रहा है ना ये इवेंट, ये तो आपका रो फैक्टर आ गया, सब कुछ यहाँ पे खत्म हो गया, ये आपका रिलीज हो रहा है आपके यहाँ पे, तो ये तो आपका टर्मिनेशन आपके यहाँ पे हो रहा है। सो बी इज एक्चुअली अ पिक्चर ऑफ माई टर्मिनेशन, राइट। एंड सी जो मेरा यहाँ पे आएगा, दैट इज अ पिक्चर वेयर आई एम फाइंडिंग द इलॉन्गेशन इज हैपनिंग। ये मेरा वो पिक्चर जहाँ पे इलॉन्गेशन हो रहा है, इसलिए ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ऐसे लाइक 10 लोगों को मैंने पूछा, 10 लोगों को, ऑल ऑफ यू लाइक ऑप्शन सी। सो अगेन सेकंड क्वेश्चन भी आपने सक्सेसफुली यहाँ पे गलत किया काफी लोगों ने। सो पे अटेंशन टू योर क्वेश्चंस। कुछ खाए नहीं तो कुछ खा लो, ऑल ऑफ यू। बिस्किट लेके आओ, जल्दी दौड़ के जाओ किचन में, बिस्किट लेके आओ एंड देन सॉल्व द क्वेश्चंस। ऐसे नहीं होगा। सो ऑप्शन बी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस पिक्चर इन्होंने आपके साथ चेंज कर दिया है, इन्होंने उसे रिवर्स कर दिया है, सो दैट इज व्हाई ऑप्शन बी बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट, व्हाई? आपके बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन एक ही कंपार्टमेंट आपके यहाँ पे होता है, इसका रीजन यहाँ पे क्या होता है? बताइए, ओनली मुस्कान बताइए। Sir, option C. शिखा दुबे, The third option. एंड मुस्कान कुमारी। Sir, C. सी यहाँ पे बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर, बिल्कुल सी बात है आपके यहाँ पे। सो देयर इज नो सेपरेशन ऑफ सिस्टोल एंड न्यूक्लियस, ये आपको कभी नहीं मिलता, इसका सेपरेशन आपको कभी नहीं मिलेगा। एंड एमआरएनए डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम द एक्टिव। सो आपको याद रखना है कि आपके बैक्टीरिया के अंदर कोई आरएनए प्रोसेसिंग आपके यहाँ पे नहीं होती, देयर इज नथिंग लाइक आरएनए प्रोसेसिंग जो आपके यहाँ पे होते मिलेगा। अब आप में से कोई मुझे हैंड रेस करके बताइए कि जब हम डिस्कस करते हैं अबाउट आरएनए प्रोसेसिंग, तो उसमें कौन से इवेंट यहाँ पे हो रहे होते हैं। सो समवन हैज टू रेज देयर हैंड एंड टेल मी what is actually happening in my RNA processing. बताइए अभिषेक। सर केपिंग, टेलिंग एंड स्प्लाइसिंग। हाँ, तो कैपिंग में क्या होता है? सर कैपिंग में सर जीपीपी, सॉरी सर। ग्वानाइन मिथाइल ग्वानोसाइन ट्राइफॉस्फेट आप वहां पे अटैच करते हो, ठीक है। सो मिथाइल ग्वानोसाइन आप वहां पे अटैच करके आपकी टेलिंग कैपिंग के अंदर, ओके दैट्स ट्रू। कौन से एंड पे करेंगे हम इसे अटैच? सर 5 एंड पे। हाँ, 5 एंड पे करेंगे। फिर टेलिंग में हम क्या करते हैं? सर लॉन्ग पॉली एडेनिन की चेन बनाते हैं सर, टेल लगाते हैं। राइट, लॉन्ग पॉली एडेनिन की हम यहाँ पे चेन बनाते हैं। सो दैट विल बी हैपनिंग इन माय 3' एंड के ऊपर। और स्प्लाइसिंग में क्या करते हैं अभिषेक, बता दो जल्दी। सर इंट्रॉन्स को रिमूव करते हैं फिर तो। विद द हेल्प ऑफ व्हाट? स्प्लाइसोसोम। लाइसोसोम।
राइट, स्प्लाइसोसोम की वजह से आप इंट्रॉन को रिमूव कर दो, तो बिल्कुल सी आंसर आपके यहाँ पे। सो ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर यू डोंट हैव समथिंग लाइक अ न्यूक्लियस और अ साइटोप्लाज्म, सो दैट्स व्हाई एवरीथिंग विल हैपन इन द सेम कंपार्टमेंट। सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस। चलिए, डीजेनरेसी रेफर्स टू व्हाट? जब आप जेनेटिक कोड पढ़ रहे होते हो तो जेनेटिक कोड में आपका एक टर्म आता है डीजेनरेसी। इसका मतलब यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? सो व्हाट विल यू एक्चुअली फाइंड इन दिस? व्हाट डज दिस टर्म एक्चुअली मीन्स? वहां पे कुछ रूल्स लिख के रखे हुए, कुछ वहां पे पॉइंटर्स लिखे हुए एनसीईआरटी के अंदर, यू शुड नो दोस पॉइंटर्स वेरी क्लियरली। बताइए अंशिका शर्मा, क्या होगा इसके अंदर आंसर? सर ए ऑप्शन। के सना, क्या लग रहा है आपको? सर बोथ ए एंड सी। राइट, एंड इशिता? सर डी। देखो, ये तो आपका यहाँ पे सही है। वन अमाइनो एसिड हैज मोर देन वन कोड ट्रिपलेट, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ अ डीजेनरेसी। अब एक और चीज याद रखना कि आपका जो ये कंडीशन आपकी होती है ना, अगर आप जेनेटिक कोड देखोगे तो समझो आपका यू आपका कर रहा है अपने यहाँ पे फिनाइल एलेनिन आपको बना के दे रहा है अमाइनो एसिड। तो जो दूसरा जो इसमें जेनेटिक कोड होगा ना, उसमें और इसमें फर्क सिर्फ आखिरी बेस के अंदर ही होगा। आखिरी जो आपका बेस होता है, थर्ड बेस जो आपका, उसमें आपको यहाँ पे डिफरेंस मिलेगा। तो ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। सो जब आपको दिख रहा है कि आपके 4-5 कोडॉन्स आपके अगर एक अमाइनो एसिड को बना रहे हैं, सो आप अगर उसे ऑब्जर्व करोगे तो यू रियलाइज कि उसका जो आखिरी बेस होता है वही आपको यहाँ पे डिफर करता है। आपका जो आखिरी बेस वहां पे होगा वही आपको यहाँ पे डिफर करेगा। सो यस, ए एंड सी आपके दोनों यहाँ पे सही है। सो कोडॉन विच स्पेसिफिक टू सेम अमाइनो एसिड डिफर्स ओनली इन द थर्ड बेस ऑफ द ट्रिपलेट। इनका सिर्फ आखिरी बेस यहाँ पे डिफर कर रहा होता है। सो बिल्कुल सी आपका ऑप्शन ए एंड सी आपके यहाँ पे सही आंसर है। अगर आपसे नहीं हो रहा ये क्वेश्चन कोई बात नहीं, बट यू आर स्टिल गेटिंग द इन्फॉर्मेशन, तो वो चीज इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे ऐड रखना। सो दैट्स योर ऑप्शन डी इन दिस। Sickle cell anemia is a classical example of point mutation in which valine amino acid comes in place of. Raise your hand to answer this. बोलिए चेतना, क्या होगा आंसर इसमें? ए ऑप्शन। सना? सर ए ऑप्शन। राइट, सो ग्लूटामिक एसिड है, ग्लूटामाइड इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। यही आपका रिप्लेस करता है वैलिन को। ठीक है, अब ये ध्यान से देखो। In order to code for all 20 amino acids, the code should be made up of 3 nucleotide. This statement was suggested by. ये स्टेटमेंट आपने किसने सजेस्ट की थी? राइट, क्या लग रहा है अनुराधा इसका आंसर? ए ऑप्शन। डिम्पल, क्या लग रहा है इसका आंसर? ठीक है, अभिषेक अपना आंसर बताओ, डिम्पल का भी आंसर बताओ, क्या है? सर डिम्पल का आंसर ए है। आप अपना आंसर बताओ। सर मेरा भी ऑप्शन ए है। टेलस शगुन। सर मेरा भी ए ही है। बट मुझे ये समझ कि आप ए यहाँ पे कर कैसे रहे? एनीवन विद एनीवन अदर आंसर अदर देन ए? सर बी। सर बी ऑप्शन होगा। ऑप्शन बी। इट हैज टू बी योर ऑप्शन बी। इट हैज टू बी योर ऑप्शन बी। ये बात आपकी जॉर्ज गेमहाउ ने बोली थी। ये वो पर्सन थे जिन्होंने आपका यहाँ पे बोला था कि आपके जो 3 न्यूक्लियोटाइड आपके यहाँ पे होते हैं, राइट, they can form a single codon and that combination can give you all the 20 amino acid. So triplet code जो आपका होता है वो इंफॉर्मेशन आपको जॉर्ज गेमाओ ने दी थी। यू शुड बी क्लियर विद दिस। आप कैसे हरगोबिंद सिंह खुराना की इंडियन नाम है, क्या मतलब, क्या लॉजिक लगा के आप इसे टिक कर रहे हो यहाँ पे? यू हैव ऑल द 4 नेम्स इन द एनसीईआरटी, चारों के काम यहाँ पे दे के रखे हुए एंड यू शुड बी वेरी क्लियर विद दैट। हम यहाँ से हमारी बातें चालू करते हैं कि जॉर्ज गेमहाउ वाज द पर्सन हु एक्चुअली टोल्ड अस दैट ट्रिपलेट condition is the one which will give you all the amino acid will be formed over there. So it's a George Gamow. So जिन्होंने ऑप्शन डी बोला था that's correct. ऑप्शन ए यहाँ पे इनकरेक्ट आंसर है. So be very careful बेटा, एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा और. You will have to spend some more time on NCERT. ठीक है, देखो ध्यान से सवाल को एंड बताओ क्या आंसर इसके अंदर आएगा. In protein synthesis, tRNA carrying the amino acid enters from which site of the ribosome?
In protein synthesis, tRNA carrying the amino acid enters from which site of the ribosome? बताइए चेतना. A option. अंशिका. Sir, option A. राइट. सो ऑप्शन ए बनेगा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर. दिस इज द साइट जहां पे आपका tRNA आता है एक अमाइनो एसिड को लेके. सो वेरी ट्रू. ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर. अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है. थोड़ा लॉजिक लगाओ, आपको आंसर मिल जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स आर रिक्वायर्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस? कौन से एंजाइम की आपको जरूरत पड़ती है जब आप कहते हो कि मुझे प्रोटीन बनाना है? Be careful and you should be able to get a correct answer. Which of the following enzyme are required in protein synthesis? हेल्प चाहिए क्या आपको थोड़ी? बताओ अंशिका शर्मा, क्या होगा इसका आंसर? सर A option लग रहा है. क्या लग रहा है आपको? मुस्कान, आपको क्या लग रहा है? Sir, option C. अंशिका. Sir, option C. बस 3 लोग, बाकी सब कहाँ गए? बिस्किट लेने दौड़ते दौड़ते किचन के अंदर. थिंग्स आर गेटिंग सीरियस ओवर हियर. डिम्पल, क्या लग रहा है आंसर इसका? एनीवन कैन टेल मी द आंसर ऑफ डिम्पल इन द चैट? Sir, A option. Option A. ओके, अब ये देखो यहाँ पे. सी, लाइगेस का इस्तेमाल तो यहाँ पे होता नहीं है. लाइगेस का काम होता है आपके बॉन्ड्स को जोड़ना, तो इसका यहाँ पे कोई काम नहीं है इन द प्रोटीन सिंथेसिस. तो ये तो हट गया. परमीएस का भी कोई काम नहीं होता बेटा. परमीएस का तो लैक्टोग्राम में काम होता है, वो अंदर लेके आना फॉर योर लैक्टोज को, राइट? सो दैट्स आल्सो कोई काम नहीं है. एंडोन्यूक्लियस हमारा आता है बायोटेक वाले चैप्टर में, वो कट करने के लिए डीएनए को. इसका कोई काम है ही नहीं विद प्रोटीन सिंथेसिस, राइट? देन वी हैव आरएनए पॉलीमरेज. आरएनए पॉलीमरेज का कोई काम नहीं होगा इन प्रोटीन सिंथेसिस. इसका काम जो था वो था आपका ट्रांसक्रिप्शन के दौरान. इट हैज नो रोल टू बी प्लेड इन प्रोटीन सिंथेसिस. अब आप यहाँ पे देखो, अमाइनो एसिड एक्टिवेटिंग एंजाइम. याद है हमने एक टर्म पढ़ा था, अमाइनो असाइल टीआरएनए सिंथेटेज. एक एंजाइम आपने पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है आपको? ये हमने पढ़ा था. Yes, ऐसे sir. रिएक्शन बन Yes, sir. सर ये तो हम पहली बार देख रहे हैं. सर तो आपने कुछ लिखा नहीं था. अरे दिस इज समथिंग वी हैव डन. याद करो, इसके ऊपर आके आपका बैठता था आपका टीआरएनए, फिर उसके ऊपर आके बैठता था आपका अमाइनो एसिड, एंड देन द अमाइनो एसिड यूज्ड टू सिट ऑन दैट टीआरएनए के ऊपर. अगर आपको याद है तो वो भी मैं आपको बताता था वो टाइम पे कि टीआरएनए के ऊपर यू हैव अ 3' एंड 5', दो साइड्स आपकी वहां पे होती है. तो आपका अमाइनो एसिड कौन से साइड पे लगता है? 3' के ऊपर या 5' के ऊपर? 3'. 3'. राइट, 3' है ना? तो यहाँ पे आके वो लगता है. सो ये एंजाइम उसकी मदद करता है. तो ये एंजाइम तो मुझे यहाँ पे लगेगा. दिस एंजाइम इज गोइंग टू बी एसेंशियल फॉर मी, राइट? राइबोजाइम इज नथिंग बट माय राइबोसोम हैविंग अ फंक्शनल ऑफ द एंजाइम. सो राइबोसोम जो आपका होता है ना, वो करता है रोल आपका इन द प्रोटीन सिंथेसिस, एंड इट डज फंक्शन एज एन एंजाइम एज वेल. सो दैट इज व्हाई ये भी आपका चाहिए होगा. सो यस, आई विल बी नीडिंग दिस, आई विल बी नीडिंग दिस एज वेल. एंड देन यू हैव दिस एंजाइम. याद आ रहा है ये जो आपका एंजाइम था पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, यही तो था आपका एंजाइम जो आपका ए साइड पे जो आपका होता था ना अमाइनो एसिड, उस अमाइनो एसिड के साथ जोड़ता था आपके पी साइड पे बैठे हुए अमाइनो एसिड को. सो पी एंड ए साइड पे जो आपके अमाइनो एसिड हुआ करते थे, वो जुड़ते कैसे थे, ट्रांसफर कैसे किए जाते थे? विद द हेल्प ऑफ माय पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज. सो दैट इज व्हाई ये 3 चीजें जो मेरी यहाँ पे है, these are going to be the things which are required for my protein synthesis. So my option A over here becomes my correct answer. 4, 6 and 7
are three things I'll be finding over here which are going to play the role in my protein synthesis. क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Is this now clear to all of you? Yes, sir. ठीक है, याद रखना ये Yes. सब बातें. ओके. नाउ यूटीआर भी हमने किया था. व्हाट इज योर यूटीआर और कहाँ कहाँ मिलता है? सोचो, ट्राई करो, आंसर दो. गलती करोगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. जितनी गलती अभी कर लोगे ना, दैट्स ओके. वी हैव टू मेक श्योर दैट यही गलतियां में ना हो. So it's okay. Use your brain, think, connect the dots, give me a correct answer. गलत हुआ तो गलत हुआ, but do it. पर ये चेतना क्या होगा इसके अंदर आंसर? C option. आप सीख रहे हो आपके यहाँ पे. मुस्कान कुमारी. Sir, C option. ऑलराइट. अनुराधा. Option C. राइट. सो अनट्रांसलेटेड रीजन बोथ एट 5' and 3' end. ये बात हमने आपको बताई थी कि आपके यूटीआर रीजन, यहाँ से आपको कोई प्रोटीन नहीं बनता. दिस इज कॉल्ड एज माय यूटीआर. यहाँ पे आपको एक यूटीआर मिलेगा और एक आपको यूटीआर मिलेगा आपका यहाँ पे, और ये आपको मिलते हैं दोनों साइड के. एंड दे डू नॉट कोड फॉर प्रोटीन. दैट्स ट्रू. चल, टर्मिनेशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन रिक्वायर्स. अगर आपको टर्मिनेट करना हो प्रोटीन सिंथेसिस तो किस चीज की यहाँ पे आपको जरूरत पड़ जाती है? ये तो कर सकते हो, ये तो आसान है, पढ़ाया हुआ है. बोलिए अंशिका शर्मा. Sir, C. तो सी लग रहा है. सना आपको क्या लग रहा है? Sir, C. शगुन. C. शगुन, स्टॉप कोडॉन के नाम बता दो. एक बता दो, एक नाम बता दो. देखो ये भी गलत बात है बेटा, ये नाम याद रखना है आप सबको. समवन टेल मी. अभिषेक बताओ स्टॉप कोडॉन के नाम क्या होते हैं? सर UAG, UGA, UAA. ऑप्शन सी बिकम्स योर करेक्ट आंसर. बिल्कुल, आपको ट्रांसलेशन रोकने के लिए यूनिट हैव अ रिलीजिंग फैक्टर, रिलीज फैक्टर एंड यूनिट स्टॉप कोडॉन. सो दीज आर द टू थिंग्स यूनिट हैव ओवर देयर. पीपल यू विल हैव टू बी स्लाइटली मोर शार्पर. थोड़ा और शार्प आपको बनना पड़ेगा. दिस इज नॉट इनफ. हां, सो जब आप आंसर दे रहे हो देन यू शुड आल्सो नो व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड दैट पर्टिकुलर आंसर. ठीक है, सो हैव अ हैबिट ऑफ आंसरिंग दोस थिंग्स. लैक्टोज इज अ सबस्ट्रेट फॉर. लैक्टोज किसका सबस्ट्रेट यहाँ पे होता है? सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है. लैक्टोज इज अ सबस्ट्रेट फॉर विच एंजाइम? I was expecting कि क्वेश्चन देख के within 10 seconds people will raise your hand. अच्छा, बताइए इशिता क्या होगा आंसर इसके अंदर? ओके, आई कैन नॉट सी एनी आंसर फ्रॉम योर साइड. हाँ बताइए अभिषेक, क्या होगा इसमें आंसर? सर बीटा ग्लैक्सोटीज. सर ऑप्शन सी. तो it is. हाँ, I hope everyone will agree on this. It is going to be your option C over here. Beta galactosidase will be the correct answer in this. That will be the correct answer. Be careful and try to answer this. आपको यहाँ पे करना क्या है? You have to look for what is your A, what is your B, C, D and E. ये आपके पास यहाँ पे कुछ आपके सामने यहाँ पे options हैं. These are some of the things you have over here. Have a look at them carefully and tell me what can be the correct answer over here. A, B, C, D मेरा यहाँ पे क्या है? लेबलिंग आपको बतानी है बस, और कुछ नहीं करना. बताइए अनुराधा, बोलिए. A option. डिम्पल क्या होगा आंसर इसका? शिखा क्या होगा इसका आंसर? Sir, option A. एनीवन टेल मी द आंसर ऑफ डिम्पल एज वेल. डिम्पल ने क्या टिक किया है? Option A. सर. Option A. Great. Alright. So yes, you will find option A becomes the correct answer in this. एक बार हम इसे यहाँ पे देख लेते हैं. Z में से आपका आएगा बीटा गैलेक्टोसिडेज. ठीक है, सो A is going to be गैलेक्टोसिडेज. B आपका यहाँ पे होगा आपका परमीएज.
बताइए कोई मुझे परमेज करता क्या है, परमेज एंजाइम का काम क्या होता है? ऐसे ही बोल दो अनम्यूट करके, क्या काम सेल होता मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी बढ़ाता है। है? राइट, ताकि लैक्टोज बाहर से अंदर आ सके। ट्रू। देन यू हैव अ सी इज गोइंग टू बी माय ट्रांस एसिटाइलेज। डी जो आपका यहाँ पे बन क्या रहा है, जो आपका आई वाला जीन बनाता है यहाँ पे, दैट इज योर रिप्रेसर। वो आपके सामने आपका रिप्रेसर वो बना देगा। और ये ई जो आपका यहाँ पे, दैट इज योर इंड्यूसर, मतलब लैक्टोज मॉलिक्यूल जाके उस पर बैठेगा, उसे इनएक्टिव करेगा। तो यस, ऑप्शन ए बिकम्स माय करेक्ट आंसर इन दिस। Why glucose and galactose cannot act as an inducer for lac-operon? Glucose galactose क्यों नहीं act कर सकते as a inducer? बताइए। Why glucose and galactose cannot act as an inducer for lac-operon? कर सकते हो, थोड़ा लॉजिक लगाओ, हो जाएगा आंसर, कोई बहुत मुश्किल है नहीं। एंड प्लीज एक्सपेक्ट सच काइंड ऑफ सरप्राइजेस इन नीट एग्जाम एज वेल। कोई ऐसा स्टेटमेंट वहां पे डालेंगे जो एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा नहीं वहां पे। सो यू कैन नॉट सेट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ना कि अरे ये तो एनसीईआरटी के बाहर का है। यू हैव टू डील विद दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। सो बताओ, कर सकते हो, इतना मुश्किल है नहीं बेटा, सोचो। क्या लग रहा है मुस्कान कुमारी? सर ऑप्शन ए। एंड ओनली मुस्कान? ए ऑप्शन। राइट, ऑप्शन ए बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। यस, बिकॉज दे कैन नॉट बाइंड विद रिप्रेसर। आपके ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपके रिप्रेसर के साथ बाइंड नहीं कर सकते, एंड दैट इज व्हाई दे कैन नॉट एक्ट एज ए इंड्यूसर। आपका लैक्टोज ही होता है जो रिप्रेसर के साथ बाइंड करके उसे इनएक्टिव करेगा। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन ए बिकम्स योर करेक्ट आंसर, बिकॉज दे कैन नॉट बाइंड टू रिप्रेसर। ठीक है, चलो। टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेसर प्रोटीन इज अटैच? आपका रिप्रेसर प्रोटीन जो आपका बनता है वो एक्चुअली में जाके लगता कहाँ पे? बोलिए अभिषेक, कहाँ लगता है वो? कहते हैं बेटा आवाज कट गई आपकी। कोमल शर्मा तब तक बताइए। सर ऑपरेटर पे। हाँ ठीक है, कोमल शर्मा बोलिए। सर बी। चेतना, क्या होगा इसका आंसर? ए ऑप्शन। अंशिका शर्मा? सर ए ऑप्शन। बेटा ऑप्शन ए होगा यहाँ पे, याद रखना, ठीक है। रिप्रेसर प्रोटीन जो होता है वो आपका जाके लगता है ऑपरेटर वाली साइड पे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेसर प्रोटीन इज अटैच? तो याद रखना, हमने ये पहले भी देखा था कि आपके लैक ऑपरॉन के अंदर यू विल ऑलवेज फाइंड, यू विल हैव अ प्रमोटर साइड, यू विल हैव अ ऑपरेटर साइड, और फिर आगे आपके सारे यहाँ पे जीन चालू हो जाएंगे। तो आपका जो रिप्रेसर होता है वो आपका हमेशा जाके लगेगा आपके ऑपरेटर वाले साइड के ऊपर, यहाँ पे जाके वो अटैच होता है। ठीक है, और जब वो यहाँ पे जाके अटैच होता है तो उससे क्या होता है, आपका पॉलीमरेज आगे बढ़ ही नहीं पाता। पॉलीमरेज आपका आके बैठेगा यहाँ पे, लेकिन वो आगे बढ़ नहीं पाएगा बिकॉज वो उसे रोकेगा वहां पे। सो याद रखना हमेशा, ऑल ऑफ यू यू शुड नो दिस, दैट योर ऑपरेटर साइड पे मेरा रिप्रेसर लगा होता है। सो रिप्रेसर इज ऑलवेज अटैच टू द ऑपरेटर साइड। ओके, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट? इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के हिसाब से? कौन सा ऑप्शन आपके यहाँ पे सही बैठेगा? जो द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू फॉर माय ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, बताइए। स्क्रीन नहीं दिख रही क्या मेरी? अरे मेरी स्क्रीन दिख रही नहीं दिख रही? सर क्या देखिए। हो गई? क्या बात कर रहे हो? स्टार बना रहा हूँ, दिख रहा है यहाँ पे? ये यस सर। नो सर। डायनासोर, डायनासोर बना रहा हूँ, डायनासोर दिख रहा है यहाँ पे? राइट, ठीक है, चलो। हाँ वो डायनासोर है भी नहीं से। चलो बताओ, बताइए शिखा, क्या होगा इसके अंदर आंसर? सर ऑप्शन ए। शिखा कह रहे हैं यहाँ पे अपना ऑप्शन है। क्या लग रहा है कोमल शर्मा आपको? सर डी। एंड चेतना? डी ऑप्शन। मुस्कान कुमारी? सर डी। बेटा डी आपके यहाँ पे सी आंसर यहाँ पे हो जाएगा, एक हुआ है। ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इट वाज लॉन्च इन द ईयर ऑफ 1990 एंड वाज कॉल्ड एज अ मेगा प्रोजेक्ट। बात सी आपके यहाँ पे। टोटल एस्टिमेट्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वाज अराउंड 9 बिलियन यूएस डॉलर। ये बात भी आपकी सही है। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू रीड ऑल दोस स्टेटमेंट्स फ्रॉम द एनसीईआरटी।
इनका एम था यहाँ पे आइडेंटिफाई करना 20,000 से 25,000 जीन्स जो थे उनको आइडेंटिफाई करना, इनका यहाँ पे एम था। तो तीनों ही स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है इन टर्म्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, सो दैट इज व्हाई ऑल ऑफ दीस विल बी द करेक्ट आंसर। टू परसेंटेज ऑफ जीन विच कोड्स फॉर प्रोटीन इज, सॉरी, टोटल परसेंटेज ऑफ जीन विच कोड्स फॉर प्रोटीन इज गोइंग टू बी व्हाट? कितना परसेंट जीन आपका होता है जो प्रोटीन के लिए कोड करता है? बोलिए सना, कितना परसेंट होता है? 2%. इशिता आपको क्या लग रहा है? 2%. 2% आपके यहाँ पे सही आंसर होगा। यस, 2% ऑफ योर जीन और लेस देन 2% ऑफ द जीन एक्चुअली विल कोड फॉर द प्रोटीन। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं अभी तक कितने आपके जीन्स हैं जो अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हुए, उनका रोल आइडेंटिफाई नहीं हुआ है? हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ जीन्स आर देयर इन योर जीनोम व्हिच हुज रोल आर येट टू बी आइडेंटिफाइड? कितना नंबर है वो? Sir, over 50%. राइट, अराउंड 15% ऑफ द जीन्स आर येट अननोन, मतलब इनका फंक्शन आपके लिए यहाँ पे अभी अननोन है। आपको ये सारी चीजें एनसीईआरटी से आपको याद रखनी पड़ेंगी। ऑलराइट, गिव मी अ इनकरेक्ट ऑप्शन इन दिस। यू हैव 4 ऑप्शन आपके सामने यहाँ पे, टेल मी विच ऑफ देम इज गोइंग टू बी इनकरेक्ट वन। टेक योर टाइम और बताओ किनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपके हिसाब से इनकरेक्ट है, एंड यू शुड हैव अ रीजन फॉर दैट एज वेल। ये आपका रीजन क्या है? ठीक है, बाकी लोग भी टाइम लीजिए, यू कैन टेक योर 30 सेकेंड्स। इतना टाइम नहीं लगता रीड करने में, संस्कृत थोड़ी है, इंग्लिश ही है। बताइए मुस्कान कुमारी, क्या लग रहा है आपको? Sir, D option. मुस्कान आपको क्या लग रहा है? Option D. सना आपको क्या लग रहा है? Option D. मुस्कान आप बताइए कि आप ऑप्शन डी यहाँ पे क्यों कह रहे हो? सर क्योंकि जो रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस होता है उसमें मैनी टाइम्स रिपीट होता है और इट कुड बी ओवर 1000 और 100 टाइम्स। राइट, बिल्कुल सही। रिपीटेड डीएनए सीक्वेंस जो आपका होता है ना, जो रिपीट हो रहा होता है, वो 2 से 3 बार नहीं हो रहा होता, वो मल्टीपल टाइम्स होता है। इट कैन बी लाइक 100 एंड 1000 टाइम वो रिपीट हो रहा होगा वहां पे। सो बिकॉज ऑफ दैट ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे फॉल्स है। दिस इज गोइंग टू बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। This is going to be a false statement. So repetitive DNA sequence are stretches of DNA repeated 2 to 3 times in the DNA sequence. ये बात आपकी गलत है, 2 से 3 टाइम ये नहीं होते, उससे ज्यादा होते हैं। They are getting repeated multiple times. I was quite thinking कि काफी लोग इसका आंसर करेंगे, बट सिर्फ 2 लोगों ने आंसर किया, 2 या 3 लोगों ने आंसर किया। So also understand, यहाँ पे एक बात आप सब लोग समझो कि जब आप ये क्वेश्चन आप जब नहीं कर पा रहे ना, it is also indicator that you have to read your NCERT. आपको NCERT पढ़ना पड़ेगा। These kind of question are unfolding things which you don't know, right? तो NCERT पढ़ो। जब क्वेश्चन यहाँ पे नहीं आ रहा, that it is a learning for you कि आपको कुछ चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। And you have to be slightly braver when it comes to statement वाले क्वेश्चन। ऐसे चुप बैठोगे तो कैसे चलेगा? Read the statement carefully and think and give the correct answer. तीनों स्टेटमेंट आपके यहाँ पे सही है। एचजीपी इज क्लोजली एसोसिएटेड विद द बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सो दैट्स ट्रू। ये बात बिल्कुल सही थी। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट उसके साथ क्लोजली एसोसिएटेड आपका था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट विल हेल्प इन डेवलपिंग द न्यू वेज टू डायग्नोस, ट्रीट, someday prevent disorders affecting human, that's true. Fragment sequence during the HGP are done by a method developed by a Frederick Sanger, ये बात भी आपके यहाँ पे सही थी। बस ये स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत था, वही हमें यहाँ पे ढूंढना था। अब कोई मुझे ये बताओ कि फेडरिक सैंगर का जो तरीका था ना, उसका मेथड हमने इस्तेमाल करके डीएनए का सीक्वेंस क्या होता है उन्हें पता लगाया था। यू टेल मी, फेडरिक सैंगर ने एक्चुअली में ये मेथड किसके लिए इस्तेमाल किया था?
फेडरिक सैंगर ने रियल में ये जो तरीका था ना उनका सीक्वेंसिंग करने का, उन्होंने डीएनए के लिए इस्तेमाल नहीं किया था, सबसे पहले किसके लिए इस्तेमाल किया था? अमीनो एसिड वॉज अमीनो हाँ एसिड्स का इट सीक्वेंस। इट वॉज राइट, उसने वो इस्तेमाल किया था टू नो द सीक्वेंस ऑफ द अमाइनो एसिड. So these are the things should be very, very clear to you. So even when you are getting incorrect answers or you're getting stuck somewhere, you should write down somewhere कि मुझे पढ़ना है. I have to go back and read the NCERT. So that's has to be done. बताइए इसका क्या आंसर होगा, खुद से पढ़िए and बताइए what will be the answer over here. अंशिका शर्मा क्या लग रहा है आपको? आपकी आवाज नहीं आई बेटा वैसे. कोई बात नहीं. चेतना क्या लग रहा है आपको? सी ऑप्शन। अरे बाकी लड़के लोग और कहाँ पे अभिषेक के अलावा? अरे पीयूष आयुष बोलो कुछ. हुस्नवाज लाइक से समथिंग. तमन्ना ठाकुर. हाँ जी. इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी बेटा, इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी. वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. सो ये जो आपके सीक्वेंस आपके जो होते हैं ना, आप एलेक्स जेफरी यूज द सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रूफ दैट शोज वेरी लिटिल और हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म. इट इज कॉल्ड एज योर वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट. ध्यान से करना. रीड दिस क्वेश्चन. अगेन स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है. रीड ऑल द स्टेटमेंट्स, ठीक है, और जो सही है गलत है वो आप पहले वो कर लो, कौन सी सही है कौन सी गलत है, एंड देन यू लुक फॉर द ऑप्शंस. सो बी वेरी केयरफुल. एंड अगर लग रहा है ना कि हाँ देखो बोला उन्होंने आपसे क्या है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट निकालना है, यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट स्टेटमेंट. तो गलत अगर कोई दिख रही है तो गलत को ढूंढो और देखो कहाँ का वो गलत स्टेटमेंट मेरी आ रही है और उस ऑप्शन को वहां से हटा दो. सो बी वेरी केयरफुल इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन. हाँ जी पीयूष बताइए. सर सी ऑप्शन. चेतना. सी ऑप्शन। अभिषेक. सर ऑप्शन सी. तो अभिषेक का कहना है यहाँ पे एस स्ट्रेन हैव अ म्यूकस पॉलीसेकेराइड कोट. ये बात आपके यहाँ पे सही है. याद रखना आपने ये 11th ग्रेड में भी पढ़ा होगा दैट सम बैक्टीरिया हैव समथिंग कॉल्ड एज ग्लाइकोकैलिक्स. वो पॉलीसेकेराइड की कोटिंग आपको मिलती है, तो आपको एस स्ट्रेन में मिलती है यहाँ पे और उसके वजह से वो वायरलेंट होता है बेसिकली. सो इट विल हैव दिस कोटिंग ओवर देयर. सो दैट्स ट्रू. एस स्ट्रेन आर वायरलेंट इन के एंड कॉजेस निमोनिया इन्फेक्शन व्हाइल आर स्ट्रेन डू नॉट. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है. राइट. ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द आर स्ट्रेन. यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया. ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जो था आपका इट वाज एसोसिएटेड विद द एस स्ट्रेन. एस स्ट्रेन में वो था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिसने जाके आर स्ट्रेन को बिगाड़ दिया था, चेंज कर दिया था. तो दैट इज गोइंग टू बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आर स्ट्रेन इनटू एस स्ट्रेन कैन टेक्स प्लेस इन द टेस्ट ट्यूब. ये बात तो आपकी सही है, ये आप बिल्कुल कर सकते हो. So that is why option C becomes the correct answer. So that was a good thing. आप लोगों ने आंसर किया. Happy to see that. So वैसे ही जब भी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आएगा, अगर पूछा गया करेक्ट राइट कि निकालना करेक्ट कौन सा है, और जैसे आपको कोई इनकरेक्ट दिख रहा है तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट को देखो और बाकी ऑप्शंस पे लगा लो आपकी कहाँ कहाँ पे ऑप्शन मेरे वहां पे हट जाएंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन सी. चलो इसका बताओ क्या होगा आंसर यहाँ पे, ध्यान से करना. मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. हाँ जी हुस्नवाज बताइए. अभिषेक अपना आंसर बताइए. आंसर क्या होता है बोलो अभिषेक. सर ऑप्शन सी है सर मेरा. और हुस्नवाज का क्या आ रहा है? ऑप्शन बी. चेतना आपका क्या आ रहा है? सी। मुस्कान कुमारी. सर बी ऑप्शन. शगुन कौंडल. बी। इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन बी.
अब देखो यहाँ से जो लोग सी कह रहे हैं ना, पहले हम उनका यहाँ पे चेक करते हैं। स्प्लाइसिंग के साथ आप कह रहे हो कि यहाँ पे आपका आएगा रिमूवल ऑफ इंट्रॉन, चलो ये बात तो आपके यहाँ पे सही है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट के साथ आप कह रहे हो कि यू विल हैव अ लैगिंग स्ट्रैंड, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी ट्रू, ये बात भी आपके यहाँ पे सही है। फिर आप कह रहे हो मुझे यहाँ पे कि जेकब एंड मोनाड के साथ आपका यहाँ पे आएगा लैक्टोज। कितना कैसा टाइप का मिस्टेक किया आप देखो अपने यहाँ पे, जेकब एंड मोनाड के साथ इट शुड हैव बीन माय लैक ओपेरॉन ना, एंड इंड्यूसर के साथ मेरा लैक्टोज आना चाहिए। अभिषेक बात समझ आ रही है यहाँ पे क्या हो रहा है? यस सर। जल्दबाजी में गलत कर दिया आपने यहाँ पे अच्छा खासा, और वो भी इतना आसान सवाल आपने गलत कर दिया, विच वॉज अ श्योर शॉट 4 मार्क। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दिस। सो जेकब एंड मोनाड के साथ आपका यहाँ पे आएगा 1, और इंड्यूसर के साथ आपका यहाँ पे आएगा आपका lactose. So yes, you will find option B will be the correct answer over here. You have to be careful, people. You have to be very careful. Right? You cannot lose 4 मार्क ऐसे सवाल के अंदर, ठीक है? कोई बात नहीं, चलो ये करके बताओ। हाँ जी पीयूष बताइए क्या होगा इसका आंसर? Sir, second option. तो सेकंड लग रहा है। मुस्कान कुमारी आपको क्या लग रहा है? सर बी। एंड हुस्नवाज आप बताइए आपको क्या आंसर आएगा यहाँ पे? सर बी। कभी बी आ रहा है, ओके चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे। सो एवरीवन इज एग्रीइंग विद द बी, या किसी और का कुछ और आंसर है? नहीं ऑप्शन सर, बी। बी है सर। चलो आई के साथ आपके यहाँ पे रिप्रेसर आ जाएगा, देन जेड के साथ यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसिडेज, सी के साथ मेरा यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्रांस एस्टाइलेज, मतलब ए जीन के साथ, और वाई जीन के साथ आपके यहाँ पे आ जाएगा आपका ट्रू, दैट्स ट्रू, बी इज द करेक्ट आंसर। Tendrils of cucurbita and thorns of bougainvillea are examples of what? अच्छा ये आता है सबको। कोमल शर्मा बताइए। सर सी। मुस्कान, ओनली मुस्कान। ऑप्शन सी। डिम्पल, व्हाट इज द आंसर ऑफ डिम्पल, बताएगा कोई? सी। सी। इट इज गोइंग टू बी योर मुलुस ऑर्गन। राइट ट्रू। सो बेसिकली दोनों मतलब दोनों के अंदर यू विल हैव द it is actually coming from the axial stem. Both of them will have the stem initially, and that stem modifies into a thorn in bougainvillea and tendril into the cucurbita. So common structure but different function. खुद से पढ़िए और बताइए। ओहो बताइए मुस्कान कुमारी। सर Within बी। 15 seconds अपने hand हाँ बोलो वापस बोलो। सर बी ऑप्शन। कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हैंड रेस कर। अंशिका बताइए। सर हाँ अंशिका शर्मा पहले आप बताइए। बी ऑप्शन। And I hope everyone will agree on this. It is going to be your O'Brien and Haldane. यही थे आपके वो जिन्होंने फर्स्ट टाइम बोला था that your life form can actually come from the non-living organic molecules and then it precedes the chemical evolution. So that was something said by my O'Brien and Haldane. इस चीज को प्रूव किया था बाद में आपके स्टैनली मिलर ने, बट ये चीज को सामने रखा था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम दिस आइडिया वाज प्रपोज्ड बाय माय O'Brien and Haldane. So that's true. बढ़िया, यही चाहिए मुझे. This is what I want. You have to be what you call it as a savage when it comes to answering these questions. चलो, Australian marsupials are the examples of. Australian marsupials are the examples of what? ध्यान से करना. Right. बोलिए अभिषेक. अभिषेक बोलिए. बोलिए अभिषेक. ऑलराइट, चेतना बताओ क्या होगा इसका आंसर. सर सी और डी भी लग रहा है. एक बताना है बेटा, एक बताना है.
C. अच्छा, शिखा दुबे आपको क्या लग रहा है? Sir, option C. तमन्ना ठाकुर Sir, option C. एंड पीयूष आपको क्या लग रहा है? पीयूष इज सर, मैं तो हैंड ही रेज नहीं किया था। Sir, C. ऑलराइट, सी आपके यहाँ पे सी आंसर बेटा, याद रखना। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में आपके एग्जांपल आपको याद रखने वाले तो दैट यू हैव योर कोआला बेयर, यू हैव कंगारू, वॉम्बैट, टास्मेनियन वुल्फ, राइट, देन शुगर ग्लाइडर, लाइक वन ग्लाइडर। सो ये सारे आपके एग्जांपल जो आपके यहाँ पे होते हैं ना, ये सारे एग्जांपल है आपके यहाँ पे एडेप्टिव रेडिएशन के। हर एक अलग अलग हैबिटेट में जाके रह रहा है, एवरीवन हैज गॉन टू डिफरेंट हैबिटेट एंड ओवर देयर दे हैव इवॉल्वड। जैसे कोआला इज अ आर्बोरियल, ट्री पे रहता है वो। Kangaroo lives in the grassland, so they have adapted as per their environment, as per their habitat, and this becomes example of my adaptive radiation. So Australian marsupials आप यहाँ पे गिन लो, या आप Darwin finches आप यहाँ पे गिन लो, they are both going to be the example of my adaptive radiation. ठीक है, चलो। Which of the following are the two key concepts of Darwinian theory of evolution? साइड में भी मेंशन किया हुआ है। All right, tell us, Tamanna Thakur. Sir, option C. Husnawaz, So D. Abhishek, Sir, option D. and Ishita Kumari. Sir, C. बेटा आवाज ही नहीं आ रही बेटा आपकी तो। कोमल शर्मा, Sir, D. डी इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर बेटा। ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, याद रखने ये बात। सो डार्विन थ्योरी के दो कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, दो चीजें जो उन्होंने मेंशन की थी इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन। एक तो होता है आपका ब्रांचिंग डिसेंट and your natural selection. These are the two terms which he actually mentioned when he was mentioning something about your theory of evolution. ये inside में एक लाइन ही लिख के रखी उन लोगों ने, so you should be clear with this. Hugo de Vries put forth his idea of mutation by his work on. उन्होंने जो अपना काम किया था वो किसके ऊपर यहाँ पे काम किया था बताइए? चेतना, C option. मुस्कान, ओनली मुस्कान, Option C. एंड शगुन। C. पीयूष आपका क्या आंसर है यहाँ पे? Sir, C. पीयूष थोड़ा सा आपको बताना पड़ेगा कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला था कि यार ये तो मेरी इवोल्यूशन हो गया। व्हाई डिड ही सेड दैट? मतलब उन्होंने ऐसा क्या देखा कि उन्होंने बोल दिया कि ये तो इवोल्यूशन हो गया? अरे बता दो थोड़ा सा। Okay. Anyone else want to try this? Why Hugo de Vries said that अरे it is a evolution, it is a new species? ऐसा क्यों बोला उन्होंने वहां पे? उन्होंने ऐसा क्या ऑब्जर्व कर लिया वहां पे? Sir, बोलिए बोलिए हाँ हाँ बोलो। the single step flower mutation. ठीक है, नाउ टेल मी समथिंग। वो प्लांट्स जो थे ना, जो प्लांट्स उन्हें मिले थे वहां पे, ऐसा क्या हुआ था उन प्लांट्स के अंदर कि उन्हें लगा था कि यार ये तो म्यूटेंट प्लांट है या ये एक नई स्पीशीज है मेरे यहाँ पे? सर उनमें कोई डिसीज था जो उन्हें लगा कि ये इवोल्यूशन है। हाँ, सो इट वाज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। याद करो, इट वाज अ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। वहां पे द नंबर ऑफ क्रोमोसोम वहां पे आपके इंक्रीज हो गए थे एंड बिकॉज ऑफ दैट वो प्लांट बिल्कुल आपको वहां पे अलग लग रहा था। एंड दैट इज व्हेन हुगो de Vries एक्चुअली थॉट दैट इट इज अ न्यू स्पीशीज। दिस ओवर हियर इज गोइंग टू बी अ न्यू स्पीशीज, मेरे यहाँ पे मुझे मिल गई है, which was a wrong thing. So याद रखना, it was a chromosomal disorder जो उन plants में था, which he initially thought as a it's a new species, which is not a case. ठीक है, और ये बात याद रखना कि प्लांट्स के अंदर आपको पॉलीप्लॉइडी मिलती है। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यस सर, यस। So polyploidy is something you can see in plants. मतलब आपको 2n से ज्यादा नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपको पे मिल सकते हैं। That is something common in plants. ये भी याद रखना, ठीक है? ये तो हम बहुत बार क्वेश्चन कर चुके हैं ये वाला। वैसे ही बोल दो जोर से अनम्यूट करके, क्या आंसर होगा इसके अंदर? ऑप्शन ए। ऑप्शन Option A. अच्छा, आप में से तो स्टोरी याद है जेनेटिक ड्रिफ्ट वाली जो मैंने आपको बताई थी? स्टोरी कौन सी थी? Yes, सर sir. हाथी वाली। सर बीटल वाली। सर हाथी बीटल्स के ऊपर पैर रख देता है वो। बहुत सही। कौन है ये? तमन्ना ठाकुर। इट Yes, इज sir.
इट वॉज योर एलिफेंट एंड योर बीटल, बिल्कुल सही है। एलिफेंट और बीटल वाली यहाँ पे वो कहानी थी, जहाँ पे हाथी ने जब पैर रखा था तो आपके वो बीटल्स की डेथ हुई थी जो बेसिकली स्ट्रॉन्गर थे और जो नेचर में ज्यादा मतलब नेचुरली सिलेक्टेड थे। तो ग्रीन वन एक्चुअली डाइड एंड सडनली ब्लू वाले जो वहां पे थे उनको मौका मिला वहां पे अपने आप को नंबर बढ़ाने का। सो यस, जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स इन अ स्मॉल आइसोलेटेड पॉपुलेशन। सो यस, ऑप्शन ए बिकम्स द करेक्ट आंसर इन दिस। अब ध्यान से करना, इट इज अगेन अ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अगर आपको नहीं मालूम क्या होता है न्यू डार्विनिज्म, तब भी आप इसका आंसर आप निकाल सकते हो। लुक फॉर द करेक्ट कॉम्बिनेशन, सो थिंक वाइजली एंड गिव मी अ करेक्ट आंसर। You have to look for the incorrect statement. Select the incorrect statement of this five. Raise your hand. Right. Okay. शगुन कौंडल बताइए। बी ऑप्शन। वापस बोला बेटा, क्या कह रहे हो आप? बी ऑप्शन। आप बी कह रहे हो। ओके। मुस्कान कुमारी, सर डी। आप भी बी कह रहे हो यहाँ पे। ठीक है। ऑलराइट। देन अंशिका शर्मा, सर डी। आप डी कह रहे हो। अभिषेक, सर सेकंड ऑप्शन। डिम्पल, आपका क्या आंसर है? क्या है आंसर डिम्पल का अभिषेक? सर डी। ऑलराइट, चलिए देखते हैं। चेतना, आपका क्या आंसर है? चेतना, पीयूष, बाकी बच्चे, व्हाट डू यू थिंक? सर कैन आई स्विच? कैन आई सर्च ऑन गूगल? नहीं सर, स्विच लाइक बी टू डी। नहीं नहीं नहीं, हो गया बेटा, हो गया। आपके सर -5 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, आपको स्विच करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो हम यहाँ पे देखते हैं। सो पहला स्टेटमेंट, नेचुरल सिलेक्शन इज एसेंशियल फॉर रिवोल्यूशन। नेचुरल सिलेक्शन इज एसेंशियल फॉर रिवोल्यूशन, ये बात तो आपकी यहाँ पे सही है। ट्रू है, सही है, राइट। नेचुरल सिलेक्शन डज नॉट इंक्लूड वेरिएशन, ये बात तो आपके यहाँ पे रॉन्ग है। बिल्कुल वेरिएशन तो चाहिए होता है ना, तो ये बात तो आपकी रॉन्ग होगी। तो हाँ, टू जहां जहां पे वहां मेरा आंसर निकलना चाहिए। सो टू मुझे यहाँ पे मिला मेरा, सो बेसिकली ये मेरा यहाँ पे हट गया। दिस गेट्स रिमूव्ड ओवर हियर, राइट। नाउ कॉन्सेप्ट ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज गिवन बाय हुगो de Vries, ये बात भी आपके यहाँ पे रॉन्ग हो गई। यस सर। ये चीज भी आपके यहाँ पे रॉन्ग हो गई, राइट। सो यहाँ पे 3 है, सो बेसिकली सब में ही वैसे 3 यहाँ पे। देन म्यूटेशन इज अ सडन हेरिटेबल चेंज, दैट्स अ ट्रू स्टेटमेंट। ये तो सही है ना, म्यूटेशन आपका सडन हेरिटेबल चेंज होता है। तो क्योंकि ये मेरा यहाँ पे आ जाता है, सो बाय डिफॉल्ट ये भी मेरा यहाँ पे हट गया, राइट। वो बाय द वे ये भी हट गया था, ये ट्रू स्टूडेंट था मेरा यहाँ पे एवोल्यूशन, ये मेरा यहाँ पे हट गया था। अब मेरे यहाँ पे क्या रह गया? 2 and 3, राइट। सो दैट इज व्हाई दिस विल बिकम माय करेक्ट आंसर ओवर हियर। आपको कोई न्यू डार्विनिज्म वाली बात मालूम नहीं होती, विच एक्चुअली मीन्स कि आपने, इट इज अ अपग्रेड ऑफ माय डार्विनिज्म, दैट्स माय न्यू डार्विनिज्म, दैट्स अ सिंथेटिक थ्योरी। बट अगर आपको वो मालूम ना भी हो ना, तब भी आपको आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। सो एक बार फिर मैं आपको कह रहा हूँ कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन देख के आपको पैनिक नहीं होना है। द मोर यू सॉल्व दिस क्वेश्चन द बेटर यू बिकम, राइट। इनिशियली आपको थोड़ा रेजिस्टेंस फील होगा, इट्स वेरी नॉर्मल, वो सबको होता है। वो तुम कुछ भी नया करोगे तो तुम्हें होगा, बट आई थिंक यू स्पेंड सम टाइम विद देम एंड यू विल गेट यूज्ड टू देम। सो दैट इज माय ऑप्शन डी। आई होप आपको यहाँ पे समझ आ रहा है क्यों मेरा ऑप्शन डी यहाँ पे आ रहा है, बिकॉज सारे स्टेटमेंट मेरे यहाँ पे सही है। इवन द न्यू डार्विनिज्म वाला स्टेटमेंट मेरा भी मेरे यहाँ पे ट्रू होगा, बस मेरे 2 गलत है यहाँ पे, योर सेकंड एंड थर्ड वन। ठीक है, चलो ये करके बता दो यहाँ पे अपना। रेज योर हैंड टू आंसर दिस। अच्छा मुझे एक बात बताओ,
चलो पहले आंसर कर लो फिर मुझे बताओ। ओके नाउ टेल मी समथिंग इन बिटवीन ओनली आई विल आस्क यू, आपको ये जो टाइप ऑफ सिलेक्शन है ये आपको समझ आया था जब पढ़ाया था या नहीं आया था आपको? सर आ गया सर आ गया था। अगर ऐसा है ना कि अगर ऐसा है कि नहीं सर वो टाइम पे नहीं आया था तो बता दो, कोई वैसी वाली बात नहीं है। These selections are important. You will find questions coming from them. That's why. ठीक है चलिए बताइए अंशिका शर्मा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सी। मुस्कान सर सी। एंड मुस्कान कुमारी। सर ऑप्शन सी। पहले अच्छा ओके ओके राइट, सो इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन सी, यहाँ पे आपका आएगा। देखो आप ध्यान से आप लोग यहाँ पे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपका मीन वैल्यू यहाँ पे आता है जो सेंटर में होगा। सो मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर द मीन वैल्यू, राइट। डायरेक्शन में आपका यहाँ पे क्या आता है? मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर। सो यहाँ पे आपका आएगा डायरेक्शनल, मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर वैल्यू अदर देन द मीन कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है। एंड डिस्ट्रक्शन में आपका क्या आएगा? मोर इंडिविजुअल्स एक्वायर पेरिफेरल कैरेक्टर, मतलब जो एकदम कॉर्नर के होते हैं, एक्सट्रीम्स होते हैं, राइट। उन वैल्यू को हम यहाँ पे जब अगर सिलेक्ट करेंगे तो उसे हम बोलेंगे डिस्ट्रक्टिव। सो ये ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पे एज अ करेक्ट आंसर। ये करके बताओ, ये करने के लिए यू हैव टू यूज योर हार्डी वेंगर प्रिंसिपल। हार्डी वेंगर प्रिंसिपल के बेसिस पे आप इसे कर सकते हो। सो आपको ये बताता था मैं यहाँ पे दैट यू हैव योर पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये तो आपको मालूम ही है। यस सर। दिस इज समथिंग ऑल ऑफ यू नो दिस थिंग राइट वेरी क्लियरली। अच्छा एक सेकंड रुक जाओ, ठीक है। नाउ यू हैव योर एम एन एन, यहाँ पे यू हैव योर एम एन एन आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो you have a MNN, MNN blood group के अंदर the frequency of MNN is going to be your 0.7 and 0.3. Okay, the expected frequency of MN blood group bearing organism are going to be what? तो अब ये मान लो कि you know that your M is going to be having 0.7 होगी इसकी अलग फ्रीक्वेंसी, N की यहाँ पे होगी आपकी 0.3 यहाँ पे आपकी देख रखी हुई है। तो आप इसको मान लो एज अ P और इसको आप यहाँ पे मान लो एज अ Q, राइट। अब आप जानते हो आपको अपना यहाँ पे फॉर्मुला यहाँ पे यूज करना है, तो मेरा फॉर्मुला यहाँ पे आ जाएगा। सो फॉर्मुला के हिसाब से मैं डायरेक्टली फॉर्मुला डालता हूँ यहाँ पे। सो एज पर द फॉर्मुला नाउ व्हाट आई बी डूइंग हियर इज, ये काफी लोगों ने लाइक नहीं किया है, मैंने ये देखा है लाइक मेनी टाइम्स यू मिस आउट दिस क्वेश्चन। सो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 0.7 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, 2pq का मैंने यहाँ पे वैल्यू डाल दिया, प्लस 0.3 होल स्क्वायर, ठीक है। अब पॉइंट संख्या यहाँ पे कितना आएगा, मुझे ये पूरा करने की जरूरत भी नहीं है वैसे देखा जाए तो। पॉइंट संख्या मेरा यहाँ पे आएगा 0.49 प्लस 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 2 42, दिस विल बिकम माय 0.42 प्लस दिस विल बिकम माय 0.9, ठीक है। आपसे पूछा गया आपसे पूछा गया था एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ MN। अब आप जानते हो ना हमेशा कि आपका जो 2pq होता है दैट इज फॉर माय हेटेरोजाइगस, आपका जो 2pq आपका यहाँ पे होता है दैट इज ऑलवेज फॉर माय हेटेरोजाइगस। p होता है मेरा यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए और q होता है मेरा यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव के लिए। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आएगा 0.42 को अगर आप करते हो इंटू 100 सो दैट बिकम्स माय 42%। तो यहाँ पे आपका जो आंसर निकल के आएगा दैट इज गोइंग टू बी योर 42%। क्या ये बात आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है मैंने यहाँ पे क्या किया? यस यस सर। Yes, ये बात आपने रखना, दिस इज व्हाट यू विल फाइंड हैपनिंग इन दिस, ठीक है। ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्टैंड्स इन फेवर ऑफ अबायोजेनेसिस? कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे फेवर करती है आपके अबायोजेनेसिस को? यहाँ पे अबायोजेनेसिस वाली जो कहानी थी ना बेटा, ये वही कहानी है जो ओपरेन एंड हार्डिन आपके आगे रख रहे थे, दैट हाउ फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर यू कैन एक्चुअली फॉर्म द लिविंग थिंग्स, राइट। और नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मैटर में से कैसे लिविंग थिंग्स बन सकती है। सो नाउ यू कैन आंसर दिस, raise your hand to answer this.
ऑलराइट, टेल अस इशिता, क्या लग रहा है इसका आंसर? ऑप्शन सी लग रहा है आपको? ओके, हुस्नवाज आपको क्या लग रहा है? सर डी। अच्छा, डी लग रहा है हमें। अच्छा, देन शिखा आपको क्या लग रहा है? Sir, option D. Now let's see all the options over here. See, so which statement is going to favor your abiogenesis? Spontaneous generation ये favor नहीं करता. Spontaneous generation is not something which is going to favor the story of my abiogenesis. So that's not true. Origin of virus and microbes, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं था ऐसा कुछ चीज, फिर भी आपके यहाँ बैठ गया. There is nothing about origin of virus and microbes in the theory of abiogenesis, right? Origin of life from a living organism, ये भी गलत है, ये भी कभी उन्होंने कुछ ये बात आगे नहीं रखी थी. Origin of life from the non-living matter, that's a true statement. So that is why option D बनेगा यहाँ पे as a correct answer. Only 4. ठीक है, चलो next. Read the question by yourself and raise your hand. खुद से सवाल को पढ़िए and then अपना hand raise करिए यहाँ पे. Artificial selection to obtain cows yielding higher milk output represent what? Agar if you are trying to build a cows, if you are trying to build a cattle which are actually making high amount of milk content, then आप किस टाइप का सिलेक्शन आप यहाँ पे कर रहे हो? बताइए डिम्पल, क्या होगा आपका आंसर यहाँ पे? ओके, ठीक है, आप बी कह रहे हो यहाँ पे. देन बताइए तमन्ना ठाकुर, आपको क्या लग रहा है? सर ऑप्शन सी लग रहा है. ओके, अंशिका शर्मा. सर मुझे तो डी लग रहा है. दिल्ली वाला डी. कोमल शर्मा. सर बी. Okay, now let me tell you this thing, what will be happening in this. Artificial selection to obtain cows yielding high milk output represent, अगर आपसे देखो, अगर आप चाहते हो कि आपके काउस के अंदर you have a higher milk production, तो आपका जो सिलेक्शन यहाँ पे हो रहा है वो एक तो डायरेक्शनल आपका हो गया. क्यों ये आपका डायरेक्शनल यहाँ पे हो जाएगा? बिकॉज यू आर ट्राइंग टू हैव अ कैटल ऑफ सर्टेन ट्रेट. आप चाहते हो कि आपके पास एक कैटल है जिसके पास एक स्पेसिफिक ट्रेट हो, और वो क्या ट्रेट हो? हाई मिल्क प्रोडक्शन. So that kind of selection will become my directional. वो मेरा सिलेक्शन यहाँ पे मेरा डायरेक्शनल बन जाएगा. आप ऐसा नहीं चाहते कि you have a cattle should have a moderate amount of milk formation. अगर वैसा होता तो मैं उससे बोलता stabilizing, right? But यहाँ पे आप चाहते हो that you should have a cattle which should have a high amount of milk production. So that is why this condition over here will become directional. So option B बनेगा यहाँ पे as my correct answer. Directional as it pushes the mean of the character in one direction. डिस्ट्रक्टिव तो हो ही नहीं सकता नहीं है. डिस्ट्रक्टिव में आपका क्या होता है? व्हेन यू ट्राई टू सिलेक्ट टू सेपरेट टू कैरेक्टर्स व्हिच आर गोइंग टू बी लाइक कंप्लीटली योर एक्सट्रीम. सो डिस्ट्रक्टिव तो आपका कभी यहाँ पे होगा नहीं. सो दैट्स व्हाट ऑप्शन बी. ये करके बताओ, ये भी आसान सवाल ही है वैसे. पीपी इज अ टाइप ऑफ सिलेक्शन दैट फेवर्स बोथ स्मॉल साइज एंड लार्ज साइज इंडिविजुअल्स. तो एक टाइप का सिलेक्शन है यहाँ पे जहां पे आप सिर्फ सिलेक्ट करें अपने स्मॉल साइज एंड लार्ज साइज इंडिविजुअल्स को. PP eliminates the most of the members within the mean expression. जो भी मीन वैल्यू के जो थे वहां पे उन सबको आपने यहाँ पे निकाल दिया. So selection आपके यहाँ पे किस चीज का हो रहा है? सिर्फ large size and small size वालों को. So as to produce two peaks in the distribution, of the tract, that many leads of the development of the two different population identify the PP. So किस टाइप का सिलेक्शन आपके यहाँ पे हो रहा है? बताइए अभिषेक. सर ऑप्शन ए डिस्ट्रप्टिव. पीयूष क्या लग रहा है? सर ऑप्शन ए. एंड मुस्कान? ऑप्शन ए. राइट, इट इज माय डिस्ट्रप्टिव सिलेक्शन, जहां पे आप दो एक्सट्रीम्स को अपना यहाँ पे आप सिलेक्ट कर रहे हैं. सो आर एक्चुअली सिलेक्टिंग द टू एक्सट्रीम कंडीशंस ओवर देयर, लार्ज साइज एंड द स्मॉल साइज. मीन वैल्यू को आप कह रहे हो यहाँ पे आप सिलेक्ट ही नहीं कर रहे. सो दैट इज व्हाई इट विल बिकम अ डिस्ट्रप्टिव कंडीशन सिलेक्शन. ध्यान से करना, डू दिस केयरफुली.
Example of convergent evolution is going to be what? Example of convergent evolution is going to be what in this? क्या लग रहा है हुस्नवाज, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? B. सर बी लग रहा है। बी लग रहा है हुस्नवाज को। अच्छा, ओके। मुस्कान कुमारी, Sir, B. अगर सब लोग यहाँ पे बी के साथ एग्री कर रहे हैं, दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर. प्लेसेंटल वुल्फ एंड तास्मेनियन वुल्फ आर गोइंग टू बी एग्जांपल ऑफ माय कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे आप यहाँ पे मुस्कान? यस सर. सर डार्विन फिंचेस जो है उसमें डाइवर्जेंट होता है, तो वो देख के मैंने ए और सी कैंसिल करा. फिर डी ऑप्शन में टार्सिनियल वुल्फ और मोल है, तो ये दो अलग स्पीशीज है, इसलिए मैंने इसे भी एलिमिनेट करके बी करा. ठीक है, आपका सही है यहाँ पे. अब मैं आपको थोड़ी सी एक बात सबको बताना चाहूंगा जो आपको याद रखनी है. कन्वर्जेंट में होता क्या है? कन्वर्जेंट के अंदर ये व्हाट वी विल फाइंड, यू हैव टू एनिमल्स जिनके दोनों के एंसेस्टर अलग अलग हैं. क्योंकि आप यहाँ पे देखो, एक आपका प्लेसेंटल वुल्फ है, एक आपका टास्मेनियन वुल्फ है. सो दीज टू एनिमल्स हैव डिफरेंट एंसेस्टर्स. ये बात भूलना मत. बोथ ऑफ देम विल हैव अलग अलग एंसेस्टर्स इनके यहाँ पे होंगे. और इन दोनों एंसेस्टर में से आपके दो अलग अलग स्पीशीज आपको यहाँ पे मिल रही है. एक आपके यहाँ पे लेट्स से यू हैव टास्मेनियन वुल्फ एज अ प्लेसेंटल वुल्फ एज अ ए, एंड बी इज माय टास्मेनियन वुल्फ यहाँ पे. अब कन्वर्जेंस आपके यहाँ पे क्या आ रहा है? बोथ ऑफ देम मस्ट बी हैविंग सम कॉमन ट्रेड्स. दोनों सेम टाइप के हैबिटेट में आपको मिलेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे विल हैव सम कॉमन ट्रेड्स. सो इनके अंदर आपको, इवन दो इनके एंसेस्टर्स अलग है, दे विल शो सम काइंड ऑफ योर कॉमन ट्रेड्स. And because of the showing some kind of common traits, we say they become an example of my convergent evolution. तो कन्वर्जेंट में याद रखना दैट जब आप दो पॉपुलेशन की बात करते हो ना, दोनों के एंसेस्टर बिल्कुल अलग होते हैं. ऑन द अदर हैंड जब आप बात करते हो होमोलॉजी की, तो होमोलॉजी में यू हैव अ कॉमन एंसेस्टर, बट दे विल शो कॉमन ट्रेट बिकॉज दे हैव सम काइंड ऑफ फंक्शनिंग, सम काइंड ऑफ टाइप ऑफ बिहेवियर गोइंग टू बी कॉमन इन देम. सो दैट इज व्हाई इट इज एग्जांपल ऑफ माय कन्वर्जेंट इवोल्यूशन. चलो अगला देखते हैं. Which of the following is a correct match? इनमें से कौन सा आपके यहाँ पे करेक्ट मैच है? Which of the following here is going to be a correct match? बताइए. सिंपल है बेटा, ये तो काफी सिंपल है. ये सवाल तो आसान है. बताइए कोमल शर्मा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? ऑप्शन ए. अभिषेक, इशिता, ए. राइट. सो डाउन सिंड्रोम 21st क्रोमोसोम, दैट्स गोइंग टू बी ट्रू. ये सही है आपके यहाँ पे. सिकल से एनीमिया का कोई यहाँ पे रिलेशन है नहीं एक्स क्रोमोसोम के साथ. हीमोफीलिया का वाई के साथ नहीं है. सो दैट्स ऑल रॉन्ग ओवर हियर. पार्किंसन का भी नहीं होता. सो दैट इज योर ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी करेक्ट स्टेटमेंट. ये क्वेश्चन आप बाद में ऐसे होमवर्क कर लेना. लेट्स डू दिस क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल. 151. Hemophilia is more commonly seen in human males than a human females because. Tell us, शिखा दुबे, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर ऑप्शन बेटा जोर से बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी. सर ऑप्शन अब तो सी. बिल्कुल भी नहीं आ रही. अच्छा, आप ऑप्शन ए कह रहे हो? ऑप्शन सी एक सर, पहले वाला ऑप्शन सी कह रहे हो? क्वेश्चन. अच्छा अच्छा अच्छा. हाँ जी, बताइए इसका आंसर. अंशिका शर्मा, सर सी. कोमल शर्मा, सर सी. राइट. सी आपका यहाँ पे सही आंसर है. दिस डिजीज इज ड्यू टू एक्स-लिंक्ड रिसेसिव म्यूटेशन. सो दैट्स गोइंग टू बी ट्रू स्टेटमेंट. बिल्कुल सही. What does presence of homology organ in different animal indicate? मतलब homologous organ क्या आपको यहाँ पे इंडिकेट कर रहे होते हैं? Tell us, मुस्कान कुमारी, क्या होगा आंसर इसके अंदर? सर ए. अभिषेक, क्या होगा इसके अंदर आंसर?
सर बी। सर बी। मुस- अब तो हो गया ना। मुस्कान क्या होगा आंसर इसके अंदर? ओनली मुस्कान। सर ऑप्शन बी। बेटा बी होगा इसके अंदर करेक्ट आंसर, कॉमन एंसेस्ट्री। होमोलोगस ऑर्गन्स आर ऑलवेज गोइंग टू शो द कॉमन एंसेस्ट्री यहाँ पे। ठीक है, ये करके बताओ। कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आराम से हो जाएगा, थोड़ा ध्यान दो। पे स्लाइटली मोर अटेंशन एंड यू शुड बी एबल टू आंसर दिस। आपका हैंड रेज क्यों नहीं हो? रुक जाओ। देखो बेटा आपका माइक ऑन हो चुका है, सो देख लीजिएगा। और बेटा शिवन क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना। चलो क्वेश्चन को आप यहाँ पे समझो, क्वेश्चन बहुत मुश्किल है नहीं, आसानी है। टेलर शगुन क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? बी ऑप्शन। बी लग रहा है आपको? बताइए अंशिका शर्मा। सर ए ऑप्शन। मुस्कान। सर ऑप्शन ए। मुस्कान कुमारी। सर ए। डिम्पल। अभिषेक डिम्पल का आंसर क्या आ रहा है? सर बी। और आपका आंसर क्या आ रहा है? सर बी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा। सो ये है mRNA 5' से 3' डायरेक्शन में, यहाँ पे आपका लगा हुआ है आपका यहाँ पे AUG। ठीक है, नाउ यू हैव अ tRNA। अब tRNA का अगर आपको याद हो तो उसका एक एंटीकोडॉन लूप होता है। tRNA का यू यूज्ड टू हैव अ एंटीकोडॉन लूप इन दैट। So you will have an anticodon loop in the tRNA and that anticodon loop you have in a tRNA वो आपका यहाँ पे होता है, आपका अपोजिट होता है, आपका 5' से 3' डायरेक्शन में आपका ये होगा, राइट। तो आप सोचो कि अगर ये 5' से 3' डायरेक्शन में है, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे बनाना पड़ेगा ना। तो जी के सामने यहाँ पे फिर क्या आएगा? जी के सामने आपका यहाँ पे आएगा U, राइट। सर सी ये इसके आएगा। सामने क्या आएगा? सर सी आएगा इसके सर। सामने यहाँ पे क्या आएगा? ओह सॉरी, सर जी के सामने सी आएगा। राइट राइट, सॉरी सॉरी सॉरी। तो जी के सामने आपका यहाँ पे आ जाएगा आपका सी, है ना। यू के सामने आपका यहाँ पे क्या आएगा? ए। ए। एंड ए के सामने यू। यू। तो 5' से 3 डायरेक्शन में आपका क्या बना आपका यहाँ पे? सी ए यू। पता चला आप लोगों ने क्या मिस्टेक किया था, यस सर। यस सर। राइट। हमेशा याद ना, आपका एंटीकोडॉन आपका अपोजिट डायरेक्शन में आपका चल रहा होता है। ये मेरा mRNA है ना, उसके अपोजिट में होगा यहाँ पे वो। आपने आई थिंक ये 5' और 3' यहाँ पे रख लिया आपने, उल्टा कर दिया आपने, इसलिए आपने वो डाल दिया। सो यू हैव टू बी केयरफुल विद दिस। दिस इज योर ऑप्शन बी। That's it. That's what we have done. So in the last 75 minutes, we have covered 40 questions यहाँ पे. This is what we have done आज के क्लास में. I would strongly suggest you that you should be solving more number of questions like this. Statement वाले क्वेश्चन जहाँ पे भी आपको मिले सॉल्व करो, एंगेज करो। थोड़ा टाइम लगता है सॉल्व करने में, बट दैट इज समथिंग यू विल गेन कॉन्फिडेंस। और मैं एक बात बताता हूँ आपको, अगर आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अगर आप आराम से सॉल्व करने लग गए ना, सिंपल क्वेश्चन जब आएंगे ना तो आप बहुत जल्दी कर लोगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जब आएगा ना आपके सामने, तो आपने 30 सेकेंड्स नहीं लेना उसे करने के लिए। बट सो हैव अ हैबिट ऑफ सॉल्विंग मोर नंबर ऑफ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। सो ये आज हमने किया है। अब हम वापस जब मिलेंगे, विल कैच यू ऑन फ्राइडे ना, सॉरी सैटरडे। तो तब हम लोग करेंगे हमारा सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर का, नॉट सेल साइकिल ओनली, सेल साइकिल एंड सेल यूनिट ऑफ लाइफ, उसके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उस दिन भी हम लोग अराउंड 40 से 45 क्वेश्चन हम वहाँ पे सॉल्व करेंगे। एंड लेट्स सी कितने आप हम वहाँ पे कर पाते हो। तो आपका यहाँ पे काम होगा, आप अपना उसे थोड़ा रिवाइज करके आना। आपके साथ जो शेयर किया है ना हमने, वी हैव शेयर्ड विद यू द माइंड मैप, उसको रिवाइज कर लो, उसको देख लो एक बार, ताकि जब क्वेश्चन करने के लिए आओगे यहाँ पे, देन आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, राइट। सो दैट इज व्हाट वी हैव डन। आपकी वैसे भी काफी लोगों की ख्वाहिश थी
कि जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो जाए यहाँ पे. सो दैट्स मीन वी हैव डन आज के क्लास में, राइट. आई होप आपका इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ होगा. एंड अगर जो आपसे क्वेश्चन नहीं हो पाए, सो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग दैट यू गेट टू रियलाइज कि आपके कौन से क्वेश्चन आपसे हो नहीं पा रहे. सो नाउ यू एक्चुअली नो व्हाट यू हैव टू वर्क ऑन. सो दैट इज ऑल्सो गुड साइन. ठीक है. अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन है, वो मैं कहूंगा आपको एज अ होमवर्क कर लो. ये वाला क्वेश्चन एज होमवर्क इसे करना और इसका फिर फोटो खींच के मुझे भेज देना क्या आंसर निकल के आया. एंड मुझे उसका क्रॉस चाहिए होगा. आई वांट टू सी द क्रॉस ओवर देयर. सो ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन एज होमवर्क एंड देन टेल मी व्हाट हैपेंड विद दिस. ठीक है. सो दिस इज समथिंग वी हैव डन ओवर हियर. अब आपका कोई सवाल है तो आप पूछ लो. नाउ इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन द थिंग्स वी हैव डन ओवर हियर देन प्लीज गो अहेड एंड आस्क अ क्वेश्चन. बताइए तमन्ना ठाकुर, बोलिए. सर जो आपने एक क्वेश्चन करवाया था ना हमें, जो डार्विन ने ओरिजिन ऑफ लाइफ लिखी थी, तो उसमें एक नेचुरल सिलेक्शन था और जो दूसरा था ब्रांचेस वाला. ब्रांचिंग डिसेंट दिखा दो. हाँ सर, तो मेरे को वो नहीं समझ आ रहा था ब्रांचिंग डिसेंट वाला. ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब आपका ये होता है ना, दैट सिंपली मीन्स स्पीसिएशन. डिसेंट का मतलब, डिसेंट का यहाँ पे मतलब पता है क्या होता है, राइट. समझो एक एनिमल है यहाँ पे, समझो ये वो एनिमल ओवर देयर. इस एनिमल में से एक नया एनिमल आपको बन के मिला है यहाँ पे. आप इसको हम कहते हैं डिसेंट. इसको हम कहते हैं डिसेंट हुआ. ठीक है. ब्रांचिंग डिसेंट बेसिकली यहाँ पे आपका मतलब आपके यहाँ पे है कि आपकी नई स्पीशीज आपके यहाँ पे बन रही है. So evolution का मतलब ये होता है that when the evolution is happening, we are finding the new species is getting formed, and along with that, the natural selection is happening over there. So एक ही आपके population में से you are finding number of other species are getting formed over there. कई सारी अलग-अलग species आपके यहाँ बनके मिलती है. This over here can be called as my branching descent. ठीक है. इसको हम बोलेंगे यहाँ पे ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन तो आप यहाँ पे जानते हो. तो हम ना समझ आ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ. यस सर, आ गया. This is what we find. Anyone else with any other questions? अगर किसी का कोई यहाँ पे सवाल नहीं है, then we can wrap up the class and we can catch again on Saturday. But थोड़ा पढ़ के आना Saturday को, ताकि फिर हम लोग और अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाए. थोड़ा पढ़ के आओगे ना तो हम फिर ज्यादा भी क्वेश्चन शायद सॉल्व कर